नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो एक ज़ेन कहानी है। जापान की कहानी है और काफ़ी प्रचलित और काफ़ी लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी है एक चोर की, और चोर यूं ही कोई छोटा मोटा चोर नहीं, उस्तादों का उस्ताद, द मास्टर थीफ। तो जापान में उसकी बहुत ख्याति थी। वो चोर ही ऐसा था कि कभी पकड़ा नहीं गया, और यहाँ तक कि उसने राजा के महल में भी चोरियां की, लेकिन कमाल था कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो ये कहानी है उसी मास्टर थीफ की। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी तारीफ करने के लिए भी उसका नाम इस्तेमाल करने लगते, क्योंकि उसकी तो खासियत यही थी कि वो खास खास चीजें चुराया करता था। तो लोग अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ये भी कह देते कि पता है रात वो हमारे यहाँ आया था। तो ऐसा वो चोर था और उसकी ख्याति थी। लोग उसे पसंद भी करते थे, उसकी कला का लोहा भी मानते थे कि मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी वह चोरी करता वहाँ कुछ निशानी छोड़ दिया करता था कि लोगों को पता तो चले कि ये काम आखिर है किसका। तो एक संकेत वह छोड़ता जाता, तो लोग संकेत से तो परिचित थे लेकिन व्यक्ति को नहीं पहचानते। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, और वो चोर जब बूढ़ा होने लगता है तो एक दिन उसका पुत्र उससे कहता है कि पिताजी, अब आप बूढ़े हो चले, मुझे भी थोड़ा इस कला के बारे में सिखाएं, मुझे भी पारंगत करें इस कला में जिसके आप प्रवीण हैं। तो पिता बोलता है ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। हाँ, अब तुम सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ये ग्रहण करने वाली चीज है। सीखना आपको पाना होता है। आप में अगर सीखने की क्षमता है तब आप कुछ सीख पाते हैं, अन्यथा लाख देने वाला कोशिश करे आप ले नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि सीखने की योग्यता पैदा करें, उसके गुण धर्म को समझें और खुले हुए उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, तब वो कला मिल पाती है। तो ऐसे ही पिता उस अपने बेटे को आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें साथ ले तो चलूँगा, लेकिन तुम कितना सीख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। हाँ, परिस्थितियाँ मैं पूरी तैयार कर दूंगा जिससे तुम्हें सीखने में कोई मुश्किल ना आए। बेटा आश्वस्त हो जाता है, बोलता है ठीक है, चलो चलो, आज रात मैं भी चलूंगा आपके साथ। रात होती है और पिता पुत्र दोनों ही निकल पड़ते हैं एक चोरी के अभियान पर, और पिता ले जाकर खड़ा करता है उसे राजा के महल की ठीक पिछली दीवार की ओर। बेटा तो वहीं घबरा जाता है कि ये कहाँ ले आए, और कोई जगह नहीं मिली सिखाने के लिए। खैर, पिता अपने औजार निकालता है और उस दीवार में सेंध करना शुरू करता है। एक एक ईंट को धीरे से काटता है, उनके जोड़ों पर ठीक चोट करता है और वो ईंटें ढीली होती जाती हैं। एक एक कर कर वह सारी ईंटें निकाल देता है। बेटा तो बिल्कुल भौचक्का सा देख रहा होता है कि इतने बुजुर्ग हो चुके हैं फिर भी इनके हाथ कितने सधे हुए हैं, बिल्कुल भी कांप नहीं रहे, जैसे किसी शल्य चिकित्सक के हों। और पिता पूरी तन्मयता के साथ में एक एक ईंट को काट काट के अलग कर देता है, और वहां एक बड़ा सा छेद हो जाता है, एक इतना बड़ा रास्ता कि एक व्यक्ति आराम से गुजर सके, उसमें से निकल सके, महल के अंदर प्रवेश कर सके। महल में दोनों प्रवेश करते हैं। पिता तो बिल्कुल संयत शांत भाव से चल रहा है, वहीं बेटा थर थर कांप रहा है, टांगें बिल्कुल कांप रही हैं, पसीने से सराबोर, और उसकी हालत खराब है। लेकिन वहीं पिता बिल्कुल शांत ऐसे चल रहा है जैसे उसका अपना घर हो। वो खैर भीतर पहुंचते हैं बिल्कुल गर्भगृह में, और वहां पर जाकर पिता एक अलमारी खोलता है, एक बड़ी सी अलमारी, और बेटे को कहता है कि देखो, जाओ उस अलमारी के अंदर
और जो भी कुछ कीमती चीजें हैं उन्हें बटोरना शुरू कर दो। बेटा अलमारी के अंदर घुसता है, उसके घुसते ही उसका पिता बाहर से बंद कर देता है। बेटा थोड़ा सा भड़बड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता बोलता है ये अलमारी बाहर से बंद है और मैं जा रहा हूँ। जोर से चिल्ला देता है, चोर चोर, जागो जागो, चोर चोर। और ये कहते चिल्लाते हुए पिता वहां से महल से भाग जाता है। वही जो रास्ता उसने अपना बनाया था उसी से धीरे से खिसक जाता है। अब बेटे की तो हालत खराब, उसको आहट मिलने लगती है कि महल में सब लोग जाग गए हैं, कोलाहल बढ़ गया है, चोर चोर की आवाजें गूंज रही हैं, लोग दौड़ रहे हैं, चोर को तलाश रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। और ये बेटा थर थर कांप रहा है अपनी अलमारी के अंदर, उसे कुछ सूझ नहीं रहा, दिमाग सुन्न हो गया उसका। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब वो अंदर बंद एक चूहेदानी की तरह अंदर बुलबुला तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता, क्योंकि कुंडी भी बाहर से बंद है। खैर 1 घंटे के बाद लड़का जब घर पहुंचता है तो देखता है उसका पिता चादर ओढ़े सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। वो उसकी चादर खींचता है, बोलता है कमाल कर दिया आपने, ये भी कोई तरीका हुआ सिखाने का। वहां मुझे कैसे आप बंद करके आ गए थे, मैं अगर पकड़ा जाता तो उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ गए मतलब तुमने वो अध्याय सीख लिया, वो गुर सीख लिया, वो समझ तुमको पकड़ में आ गई जो एक चोर होने के लिए जरूरी थी। अब तुम जाओ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो बोलता है नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो। तो उसका पिता कहता है कि नहीं, अब एक कहानी तुम सुबह सुनाना, मुझे कहानी में कोई रुचि नहीं। तो उसका बेटा बोलता है नहीं, ये आपको सुनना ही होगा, क्योंकि बिना सुनाए मैं सो भी नहीं पाऊंगा। इतनी उत्तेजना है मेरे अंदर उसको सुना लेने की कि अब आपको सुनना ही होगा। तो पिता बोलता है ठीक है सुनाओ। तो वो बोलता है कि आप पहले तो ये बताएं आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे। तो बोलता है वो तो बाद की बातें हैं, तुम्हें क्या पता कि उस्तादों को कभी कभी कितना सख्त भी होना पड़ता है, कौन कौन से कैसे कैसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, ये उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि ऐसे रास्ते अपनाए ना जाएं तो समझ गहरी नहीं हो पाती। तुम्हें उस परिस्थिति में डालना जरूरी था। अच्छा अब तुम आ ही गए हो और तुम समझ भी चुके होगे, तो अब तुम मुझे बताओ हुआ क्या था। तो वो बेटा कहता है कि जब आप मुझे बंद कर कर चले गए तो मैं तो पहले बहुत परेशान हुआ, आपको खूब कोसा, खूब गुस्सा भी आया, डर तो बहुत लग रहा था, पूरे महल में शोर हो रहा था, चोर चोर, और मैं वहां बंद कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी मैंने देखा उस की होल से, उस चाबी के छेद से, कि बाहर एक नौकरानी एक दिया लेकर ढूंढने आ रही है। तब न जाने ये ख्याल मेरे अंदर कहां से आ गया। ख्याल आ गया? नहीं, ख्याल भी नहीं आया। अचानक मुझसे हो गया कि मैंने अंदर बिल्ली जैसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी, उसकी दीवारों को खरोंचना शुरू कर दिया। और ऐसा मैंने पहली बार किया था, इसका कोई मुझे अभ्यास भी नहीं था। तो पिता पूछता ये सब तुमने सोच के किया था क्या? तो बोलता नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोच और विचार जैसे मेरे मन में थे ही नहीं, बस हो रहा था और मैं कर रहा था। तो पिता मुस्कुराता है, बोलता है कि हाँ, अब तुमने उस गुर को समझ लिया है कि हमारे खोपड़ी में कुछ नहीं होता, इन विचारों से कुछ भी हल नहीं होता। हाँ, चीजें उलझती जरूर है, लेकिन एक और तल है जो इस विचार से और भी गहरा है, जिसे तुम चाहे जागरूकता कह लो, चाहे प्रज्ञा कह लो, चाहे ध्यान कह लो, कुछ भी कह लो। और यही एकमात्र जरूरी कुंजी है किसी भी गुण को सीख लेने के लिए, चाहे वो कला कोई भी हो। लेकिन ये जागरूकता, ये प्रज्ञा, ये आवश्यक है। और तुमने इसका सूत्र पा लिया, तुमने खोज लिया वो ढंग कि कैसे ये चीजें जागृत हो जाती। फिर आगे क्या हुआ? पिता पूछता है। तो वो बेटा कहता है कि मैंने जब वो आवाजें निकाली तो वो नौकरानी को शायद लगा होगा कि अलमारी के अंदर कोई बिल्ली बंद है।
उसने अलमारी की कुंडी बाहर से जैसे ही खोली, न जाने मैंने कैसे उस दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। उसे एक धक्का मारा और मैं भागा। और ये सब हुआ मैंने सोच कर किया, ऐसा नहीं, ये सब मुझसे हो रहा था। मैं दौड़ा जा रहा था, पूरे महल के लोग मेरे पीछे पड़े थे और मैं भागा जा रहा था। भागते भागते लगभग पकड़े जाने के कगार पर था कि तभी मुझे एक कुआं दिखाई दिया और उसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर। शक्ति न जाने मुझ में कहां से आ गई थी। अभी अगर मैं सोचूं तो मैं उस पत्थर को हिला भी नहीं सकता। और उस समय दौड़ते हुए मैं ठहरा, उस पत्थर को उठाया और कुएं में छपाक से फेंक दिया। कुएं में एक भारी आवाज हुई। उन लोगों को शायद लगा होगा कि मैं कुएं में कूद गया और वो सब कुएं के आसपास इकट्ठे हो गए। मैं शांति से टहलता हुआ उसी रास्ते बाहर निकल आया और यहाँ घर पहुंच गया। तो पिता ने कहा, अब तुम कुशल हो गए हो। और वो कुशलता का तेज, उस जागरूकता का तेज, उस प्रज्ञा का तेज मैं तुम्हारे चेहरे पर देख पा रहा हूं। वो आभा मंडल बता रहा है कि अब तुम जाग गए हो और एक नए आयाम की तरफ तुम्हारे कदम उठने लगे हैं। तो अब तुम इस पर अभ्यास करो और तुम देखना एक दिन मेरी ही तरह मास्टर थीफ कहलाओगे। मैंने भी इस चोरी की कला से ध्यान को सीखा है। तुम भी इसी तरह ध्यान को उपलब्ध होना, उस जागरूकता को उपलब्ध होना कि तुम चलो तो पैरों के निशान न रहें, तुम सोचो तो विचार ढूंढे ना मिले। हाँ, तुम चलो पूरी जागरूकता के साथ और होने दो वो जो हो रहा है, और तुम देखोगे जो भी होता है शुभ ही होता है। हाँ, विचारों के चक्कर में पड़कर चीजें उलझा ही करती हैं, सुलझती नहीं। इसलिए जागो और हो जाने दो जो हो रहा है। तुम बस चले चलो एक एक कदम, एक एक कदम। तो ये थी वो छोटी सी कहानी उस मास्टर थीफ की, जो चोरी के माध्यम से भी जागरूकता को पहचान गया। जागरूकता की कुंजी उसके लिए चोरी की कला हो गई। तो देखें, पूरी समग्रता आवश्यक है। कोई भी कार्य अगर हम करें पूरे समर्पण से, पूरी समग्रता से और पूरे अहोभाव से अगर हम करते हैं, उसमें शुभ अशुभ जैसे द्वंद्व नहीं लाते, होगा नहीं होगा जैसा द्वंद्व बीच में कभी नहीं रखते, तो हम पाते हैं कि चीजें होने लगती हैं। और जो स्वतः स्फूर्त होता है वो परमात्मा का कृत्य होता है। वो फिर कर्म नहीं होता, वो फिर होना होता है, वो एक लीला होती है। तो आनंद लें अपनी अपनी लीला का और अपने जीवन का उत्सव मनाएं। नमस्कार।